नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्ट वाइज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल शब्द सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं? आपको शायद समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की बात हो रही है, या इसको निकाला कैसे जाता है, या इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मैं हर टर्म को अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सरल भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ में, ताकि आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए कि उस टर्म का मतलब क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका रेलेवेंस क्या है। और आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, या मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, एकदम एक्सपर्ट बन जाएं और उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो बहुत बार इस्तेमाल होता है लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितने भी उस कंपनी के शेयर्स आज तक इशू हुए हैं, उनको जब हम आज के स्टॉक मार्केट के पर शेयर के प्राइस से यानी कि दाम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू निकल जाती है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और उसका एग्जांपल ये है कि अगर एक कंपनी के आज की डेट में 1000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो और उस हर शेयर का प्राइस अगर 50 रुपये है, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 50 रुपये, यानी कि उस शेयर का दाम। और जितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे 1000 शेयर, तो 1000 को 50 से जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आएगा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। उसी तरह से अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और 100 रुपये उस शेयर का दाम है, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 1 करोड़ रुपया। तो इस तरह से आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। और मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स के अलावा इस पे भी लिख सकते हैं और मैं आपका क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप अपने ब्रोकिंग हाउस के साथ नाखुश हैं क्योंकि वो ब्रोकरेज रेट्स बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, या सर्विस अच्छी नहीं देता, या आपका आरएम आपको गाइड नहीं करता है, या आपका कोई आरएम है ही नहीं और आपको पता नहीं चलता कि क्या करें, किस समय करें, कैसे करें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके एक तो ब्रोकरेज रेट्स जो आप अभी दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे, और दूसरा आपको मैं पर्सनलाइज सर्विस दूंगा जो आपको पहले की सर्विस से काफ़ी बेहतर मिलेगी। और आपके बाकी जो गाइडेंस है, आपको किस स्टॉक को कब खरीदना है, कब एग्जिट करना है, और कौन सा स्टॉक खरीदना है, तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको गाइड करूँगा और आपको हर तरफ से फ़ायदा ही होगा। तो मुझे आप इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और अगर आप मेरे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाते समय ऑल दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा जिससे आपको मदद मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो डिविडेंड यील्ड एक परसेंटेज है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है और क्या होता है। बेसिकली जितना एक कंपनी डिविडेंड देती है एक साल में, और उसके बाद उसको प्राइस, उसका जो स्टॉक का प्राइस है उससे डिवाइड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का प्राइस है, शेयर प्राइस है 100 रुपये, और उसने एक साल में 1 रुपये का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड जो होगी वो होगी 1 रुपया, यानी कि जो डिविडेंड दिया उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी के स्टॉक के प्राइस से। यानी कि अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये था तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 50 रुपये है उस कंपनी का शेयर प्राइस तो 50 से डिवाइड करेंगे। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ बात की परसेंटेज में कैलकुलेट होता है ये, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हम परसेंटेज निकाल सकें। तो उसका जो डिविडेंड यील्ड बनेगा इस स्टॉक का वो 1 रुपया बनेगा। अगर यहाँ पे शेयर प्राइस 50 रुपये होता तो हम 50 से डिवाइड करते और यहाँ आ जाता 2%। तो इस तरह से आप डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिकली उन चीज़ों में हेल्पफुल होता है जहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप एक स्टॉक को खरीद के उसको होल्ड करते हैं कई सालों तक, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आपको उस स्टॉक से, उस इन्वेस्टमेंट से, आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा, उससे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रही है। तो अगर आपका डिविडेंड यील्ड 1% या 2% है, तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि फिलहाल स्टॉक तो अभी मैं बेच नहीं रहा हूँ, मुझे स्टॉक के जो कंपनी, जो शेयर का प्राइस बढ़ा उससे तो मुझे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, क्योंकि वो स्टॉक मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, बेचा नहीं है अभी तक। लेकिन उससे मुझे जो कमाई हो रही है वो मेरे बाकी, अगर मैं
किसी और चीज़ में पैसा लगाता तो मेरे को कितनी कमाई हो सकती। तो ये एक तरह से डिविडेंड यील्ड ये मेजर करता है फिलहाल। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के में मुझे फॉलो नहीं करते हैं, मेरे मेंबर नहीं है टेलीग्राम में, और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं मुझे, तो इन दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप यहाँ क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेस वैल्यू की। जब आईपीओ में आता है तो बेसिकली एक स्टॉक की एक फेस वैल्यू होती है, और जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये की से शुरू होती है। कुछ स्टॉक्स उससे ज़्यादा पे भी इशू हो सकते हैं, कुछ स्टॉक्स उससे कम पे भी इशू हो सकते हैं। जो वो शेयर होल्डर्स मतलब मार्केट में जाती है लिस्ट होने के लिए और लोगों को बोलती है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, तो उसी समय बता देते हैं कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि मैंने इस स्टॉक पे अगर प्रीमियम दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक 100 रुपये का रेट पे इशू हो रहा है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो आप फेस वैल्यू का 10 गुना फिलहाल प्रीमियम दे रहे हैं, 90 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं। 10 रुपये तो स्टॉक की कॉस्ट होगी और 90 रुपये का प्रीमियम देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक की फेस वैल्यू क्या है और मैं उससे कितना ज़्यादा प्रीमियम दे रहा हूँ। फेस वैल्यू जो है वो मेंशन होती है ऑफर डॉक्यूमेंट में जब आईपीओ या ओएफएस लॉन्च होता है। और फेस वैल्यू कब बदलती है? अगर बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो सेम रहती है, लेकिन अगर एक स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसमें अकॉर्डिंगली फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5:1 का स्टॉक स्प्लिट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर के बदले में अब आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो इस वजह से अगर फेस वैल्यू पहले 10 रुपये थी तो क्योंकि आपको 5 शेयर मिलेंगे तो इसका मतलब फेस वैल्यू आपकी 2 रुपये रह जाएगी, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिल रहे होते तो फेस वैल्यू हो जाती 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 रुपये की फेस वैल्यू रह जाती। तो इस तरह से जिस प्रोपोर्शन में स्टॉक स्प्लिट होगा उस हिसाब से उसकी स्टॉक की फेस वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आईपीओ, ओएफएस और एफपीओ क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आईपीओ तब होता है जब सबसे पहली बार एक कंपनी अपने आप को पब्लिक में लाती है और बोलती है कि हमारे शेयर सब्सक्राइब करो। तो ये होता है बेसिकली कोई प्राइवेट कंपनी थी जो या तो प्राइवेट लिमिटेड थी और वो अब पब्लिक लिमिटेड बन रही है, या लिमिटेड कंपनी थी लेकिन वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। तो वो सबसे पहले जब अपने शेयर्स पब्लिक के पास लेके आते हैं तो इसको बोला जाता है आईपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कब होता है? जब एक कंपनी पहले से ही लिस्टेड है एक्सचेंज में, उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं और वो और शेयर्स इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या नए शेयर होल्डर्स हो। तो वो होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसमें नए इन्वेस्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी बार प्रोमोटर्स भी अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली एक एफपीओ कब इशू होता है, कब कंपनी लॉन्च करती है? जब वो अपने इक्विटी बेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और ये जो अमाउंट आता है ये कंपनी जो है ये या तो एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल करती है या अपने जो पुराने कर्जे हैं, डेट, उसको पे ऑफ करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। तो ये बहुत ही आसान एक तरीका है जिसमें जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, जो उनके पास जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं कंपनी पहले से ही, और वो अपने जो हिस्सा है, नए शेयर इसमें इशू नहीं हो रहे हैं, जो पहले से ही प्रोमोटर्स के पास शेयर थे जो उनका हिस्सा था उसमें से ही वो अपने शेयर बेच रहे हैं। तो वो अपना जो परसेंटेज है होल्डिंग का, शेयर होल्डिंग, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा वैल्यू की। तो बीटा वैल्यू ये मेजर करता है कि अगर स्टॉक मार्केट अगर 1 पॉइंट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी जो है, तो निफ्टी क्योंकि इंडेक्स है तो इंडेक्स की बीटा वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। लेकिन अगर उसके अंडर जो स्टॉक्स हैं, सपोज निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, तो हर एक की बीटा वैल्यू अलग अलग होगी, कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे कुछ कम बढ़ेंगे। तो निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ा तो अगर एक स्टॉक आधा पॉइंट बढ़ता है तो उसकी बीटा वैल्यू आधा पॉइंट होगी। अगर एक स्टॉक निफ्टी के 1 पॉइंट बढ़ने पे अगर एक स्टॉक 1.5 पॉइंट बढ़ता है तो उसकी बीटा वैल्यू निफ्टी के मुकाबले 1.5 पॉइंट होगी। तो वो इन स्टॉक्स की रैंकिंग होती है कि वो डिविएट कितना करते हैं निफ्टी के मूव होने से। निफ्टी अगर जितना मूव करेगा उसके प्रोपोर्शन में वो स्टॉक कितना मूव करेगा, तो उसको बीटा वैल्यू बोला जाता है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की जो बीटा वैल्यू है वो 1.28 है, यानी कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करेगी तो टाटा मोटर्स 1.28 पॉइंट मूव करेगा। और अगर आईटीसी की हम बात करें तो आईटीसी का बीटा वैल्यू है 0.66 रादर। तो अगर
निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो आईटीसी जो है वो 0.66 पॉइंट मूव करेगी। तो इस तरह से बीटा वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ेगी तो आईटीसी उतना नहीं बढ़ेगा जितना मार्केट बढ़ी, और अगर मार्केट गिरेगी तो आईटीसी उतना नहीं गिरेगा जितना मार्केट गिरेगी। तो ये वॉलेटिलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं जी हमें प्रॉफिट कम मंजूर है लेकिन हमें लॉस ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो कम बेटा वैल्यू के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें वॉलेटिलिटी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट में रिस्क हमें ज़्यादा है तो हमें रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो वो बेटा वैल्यू जो ज़्यादा है 1 से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनमें रिस्क ये रहता है कि अगर मार्केट तेज़ी से गिरी तो उनके स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन अगर मार्केट बढ़ेगी तेज़ी से तो उनकी जो रिटर्न आएगी स्टॉक्स पे वो ज़्यादा आएगी। तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटा वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉफिट्स अपने कंजर्व करके रखना चाहते हैं लेकिन लॉसेज उनको कम चाहिए, तो उनके लिए जो बेटा वैल्यू कम वाले स्टॉक्स हैं 1 या 1 से नीचे, वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो इस तरह से बेटा वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है कि जो अर्निंग पर शेयर होती है, अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया और जितने उसके शेयर थे तो उस प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया और अपने प्रॉफिट्स कितने हुए हर शेयर से। तो जैसे मान लीजिए अगर ईपीएस है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट कमाया सपोज 100 रुपये का और शेयर भी 100 थे तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगी 1 रुपया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100। अगर प्रॉफिट थे 1000 रुपये और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 10 रुपया। तो इस तरह से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होता है। अगर कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपये और अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये तो पी जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये। आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए अर्निंग पर शेयर के कितने गुना पैसा आप दे रहे हो वो कंपनी का शेयर प्राइस होता है। जो स्टॉक का प्राइस है उसको मैं अगर स्टॉक के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करूं तो आपका प्राइस टू अर्निंग निकल जाएगा। और अगर आपके पास प्राइस टू अर्निंग भी है और अर्निंग पर शेयर भी है तो आप स्टॉक का प्राइस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास पी है और स्टॉक का प्राइस है तो आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो ये तीनों का आपस में इस तरह से कोरिलेशन है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें हों तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बजाज फाइनेंस का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 68.47, यानी कि उन्होंने हर शेयर पे 68 रुपये 47 पैसे कमाए। एक शेयर लेने के लिए आपको 71.32 गुना इस अमाउंट का देने के लिए तैयार हैं। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग प्राइस था बजाज फाइनेंस के शेयर का 4883.60। तो अगर आप एक शेयर लेना चाहते हैं तो उसके अर्निंग पर शेयर यानी कि 68.47 का 71.32 गुना अगर आप देंगे तब आप उसका एक शेयर ले पाएंगे। तो पी रेशो आपको ये देखना चाहिए कि जिस शेयर को आप खरीदने की सोच रहे हैं वो अपनी कंपटीशन के मुकाबले कितना अच्छा है, या अगर उनके बराबर का है या उससे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पी रेशो अगर उसका ज़्यादा है तो वो शेयर को खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कंपनी बहुत अच्छी है, अपने कंपटीशन से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसके बावजूद उसका पी रेशो उसकी कंपटीशन से कम है इस समय, तो दैट मीन्स वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। उसके स्टॉक को अगर आप खरीदेंगे तो आने वाले समय में शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो पी रेशो को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि खरीदें या रुकें या बेचें। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक। तो बुक वैल्यू होता है कि जो अमाउंट है इक्विटी का, यानी शेयर होल्डर इक्विटी, जो फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर हैं और हर एक की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है तो 10,000 रुपये शेयर होल्डर इक्विटी हो गई। और साथ में अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस हम ऐड करेंगे, यानी कि जो पुराने प्रॉफिट्स थे जो उन्होंने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए या एज बोनस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो अक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों चीज़ों को तो हमारी बुक वैल्यू निकल जाएगी। और बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बुक वैल्यू होती है पर शेयर, तो उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो वो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। अब प्राइस टू बुक अगर आप निकालेंगे तो प्राइस टू बुक कैसे होता है कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है पर शेयर, यानी कि कंपनी के एक शेयर का जो प्राइस है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से तो आपका प्राइस टू बुक निकल जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि इस कंपनी की कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन निकल रही है। तो
एक शेयर खरीदने के लिए बुक वैल्यू के कितने गुना देने को तैयार है मार्केट। तो फॉर एग्जांपल इस समय शेयर रिलायंस के शेयर का क्लोजिंग प्राइस है 1937.45 और बुक वैल्यू पर शेयर जो है रिलायंस का वो है 679.80। और अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें तो हम इस अमाउंट को प्राइस पर शेयर को अगर हम डिवाइड करेंगे इस अमाउंट से यानी कि 679.8 तो हमारा प्राइस टू बुक निकल जाएगा 2.85। ये नॉर्मली अगर बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो कई बार उस स्टॉक को उस समय नहीं खरीदना चाहिए, कुछ समय बाद खरीदना चाहिए जब प्राइस करेक्ट हो जाए। बट वो सब देखना पड़ता है कि इस समय कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं जहां से पता चल सके कि ये स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है या शायद इसमें अब सेलिंग के साइंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, बाकी और फैक्टर्स भी देखने चाहिए, पुराने रिजल्ट्स देखने चाहिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो देख सकते हैं, कई सारे और चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि बुक वैल्यू महंगी है कि सस्ती है, लेकिन बुक वैल्यू निकाली इस तरह जाती है। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टर्म्स को एक्सप्लेन करूं और एग्जांपल्स के साथ में और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके सामने लेके आऊं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं यानी कि फंडामेंटल टर्म्स यूज़ होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स और कई सारे और रेशोज़ हैं जो अभी मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा ताकि मैं आपके लिए दूसरी पार्ट भी ला सकूं जिसमें मैं और ज़्यादा चीज़ें आपको समझा सकूं और ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।